हेलो दोस्तों, आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 17 में हम पढ़ेंगे संसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को आज हम कंप्लीट समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्टिकल आता है संसद में 79। आर्टिकल आता है 79 जिसमें चर्चा है संसद की। संसद दो प्रकार के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई हमारी किसी भी देश से, तो कोई भी अगर हमारे राज्य में लागू होना है वह चीज उस संधि में, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से बिना पूछे लागू कर दिया जाएगा। आगे यही लिखा है, बिना उस राज्य के अनुमति के। यानी कि कुछ ऐसी बात आई, हमें उस राज्य का विभाजन करना है कि उस राज्य को दो हिस्सों में बांटना है। जैसे कि मध्य प्रदेश को भी बांटा गया था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था सन 2000 में। तब भी राज्य की संधि तो नहीं हुई थी, लेकिन उसको बिना राज्य की परमिशन के उसको बांट दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। संसद भवनों के बीच का हॉल। दोस्तों, संसद भवनों के बीच का जो हॉल होता है उसको सेंट्रल हॉल बोलते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप समझ पा रहे होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 सीट, राज्यसभा में 245 सीट। ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सेंट्रल हॉल होता है जिसमें 1000 व्यक्ति बैठने की क्षमता होती है। मतलब कि इसमें इतनी क्षमता होती है इस हॉल में कि 1000 व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात इसमें है, संविधान का निर्माण भी इसी में बैठकर किया गया था। मतलब कि हमारा भारतीय संविधान जो बना था, तो वो भी इसी में बैठकर उसकी चर्चा की गई थी, जब उस पर चर्चाएं होती थी। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 कहता है हमारा राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा पहला पॉइंट है, इसमें इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती। यानी कि राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। यानी कि अगर उसमें जनता भाग नहीं ले रही है तो उसको तो हम कहेंगे अप्रत्यक्ष सदन। लोकसभा हमारी प्रत्यक्ष सदन है। लोकसभा हमारी प्रत्यक्ष सदन है। प्रत्यक्ष सदन है जिसमें जनता वोट डालती है और सांसद चुनती है। अगला पॉइंट है, किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। यानी कि अगर आप किसी भी राज्य के हैं भारत में रहने वाले, जैसे कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो भी आप लड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल जो है, लोकसभा का कार्यकाल आप सभी लोग जानते होंगे 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। जैसे इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन होता है। जैसे कि 2, 2, हर 2 साल में, हर 2 साल में इसके चुनाव होंगे, इसलिए इसका विघटन नहीं होगा। यानी कि भंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी आएगा वो अगले 6 साल के लिए आएगा और हर 2 साल में पुरानों को निकाल दिया जाएगा, नयों को डाल दिया जाएगा। इस प्रकार सदन चलता है। लोकसभा अनुच्छेद 81, 81 में लोकसभा, इसका कार्यकाल 5 साल होगा। इसमें बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है, यानी कि पीएम बनता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हम
आम नागरिक जो है इसमें वोट डालते हैं। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। यानी कि अगर आप कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि सांसद या एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किसी भी 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप एक जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और भी आपकी इच्छा नहीं है तो आप चुनाव नहीं भी लड़ें। किंतु यदि आप दोनों जगह से जीत गए तो एक सीट को त्यागपत्र देना होगा। यानी कि आप मान लो 2 जगह से चुनाव लड़े, भोपाल और अगर दोनों जगह से आप जीत गए तो आपको एक सीट पर त्याग देना होगा। यानी कि एक सीट से आपको त्यागपत्र देना होगा। अब समझते हैं हम लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा सॉरी दोस्तों, लोकसभा जो है अस्थायी सदन है। यानी कि इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, तो वह हर 5 साल में भंग होना ही है। और राज्यसभा का 6 साल में निर्वाचन होता है, लेकिन हर 2-2 साल में इसका निर्वाचन होता है, तो स्थायी सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा की आयु 25 वर्ष, राज्यसभा की आयु 30 वर्ष। लोकसभा को युवा सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को गुणों का सदन। लोकसभा में अधिकतम सीटें जो है 552 है और राज्यसभा में 250। वर्तमान में 543 और 245। जो हमारी 5 सीटें आपको लग रहा होगा ज्यादा क्यों है, जो कि हमारा पीयूके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको हम वापस लाएंगे और उसी के लिए हमारी 5 सीटें खाली रहती हैं, जो कि हमारे भारत का ही हिस्सा है। उसको हम भविष्य में वापस लाएंगे और भारत का हिस्सा फिर से बनाएंगे। उसके लिए ही 5 सीटें खाली हैं। राज्यसभा में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनोनीत। इसका मतलब है राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवी जो इंसान होते हैं, उन लोगों में से 12 इंसान को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि उनको बिना किसी की अनुमति के उनको राज्यसभा में उनका सदस्य बनाया जा सकता है, उनको सदस्य बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 82। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। यानी कि हर जनगणना, यानी कि देखो आप सभी को पता होगा जनगणना हमारी 10 सालों में होती है और 10 लाख पर एक सांसद, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 लाख पर एक सांसद, जो कि अभी उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हमारे देश में 10 लाख पर एक सांसद। लेकिन कहा गया है 10 लाख पर एक सांसद और प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखते हैं, वर्तमान में सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अभी कितने लोगों के ऊपर एक सांसद होगा। 2026 तक नहीं बदली जाएंगी, यानी कि 2026 के बाद इसको बदलेंगे और 2001 की जनगणना जब यह बदली जाएगी तो 2001 की जनगणना के आधार पर होगी। यानी कि जब हमारा नया संसद भवन अभी बन के तैयार हो चुका है, अब जब सीटों का विस्तार होगा, यानी कि जब हमारी सीटें बढ़ेंगी, तो 2001 के आधार पर 2001 की जो जनगणना थी हमारे भारत देश की, उसके आधार पर सांसदों को नियुक्त किया जाएगा,
डिसाइड किया जाएगा कि इतनी जनसंख्या पर एक सांसद रहेगा। अनुच्छेद 83 83 इसमें सदन की अवधि की चर्चा है, यानी कि सदन की अवधि कितनी होती है। राज्यसभा तो दोस्तों स्थायी सदन है, इसलिए इसकी कोई अवधि फिक्स नहीं है, क्योंकि इसकी स्थायी सदन के होने के बावजूद 2-2 साल में निर्वाचन होता है, लेकिन जो कि बचे हुए सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन नहीं होता है, तो वो स्थायी सदन कहलाता है। जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है, लोकसभा की अवधि जो है 5 वर्ष है। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर है हमारा आर्टिकल है 84, संसद की योग्यता की चर्चा। यानी कि आपको अगर सांसद बनना है ये योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी ना हो, कर्मचारी ना हो। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूं। बहुत ही इजी टॉपिक है संसद, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक बार में आपको समझ आ जाएगा और कभी भूलेंगे भी नहीं। आर्टिकल 85 संसद के 3 सत्र, यानी कि 85 आर्टिकल में कहा गया है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है, सबसे बड़ा सत्र सत्र जो होता है बजट सत्र होता है। फिर मानसून जुलाई से अगस्त, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर, जो कि सबसे छोटा होता है। इसमें आपको आईएमपी बात याद करनी है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, बीच वाला याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आता है बजट सत्र सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, तो आपको हमेशा लगाना है सबसे बड़ा होता है बजट, छोटा होता है शीतकालीन। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, यानी कि बजट सत्र और मानसून सत्र या मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, यानी कि 6 महीने से ज्यादा अंतराल होने पर सख्ती की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, यानी कि बजट सत्र जब हमारा होता है उसके पहले उसकी पहली बैठक में राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा को दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, यानी कि 5 वर्ष के बाद जो कि नई लोकसभा की पहली बैठक होती है, हमारे एमपी सांसद चुन के आते हैं, उनकी जो पहली बैठक होती है उनको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 88 सदन में मंत्री तथा मन्यायवादी का विशेष प्रावधान, जिसके तहत मंत्री तथा मन्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं किंतु मतदान नहीं कर सकते। मतदान अपने सदन में जाकर करते हैं, यानी कि आपने 2 सदन पढ़ी है अभी तक, अच्छे से समझाते हैं। 2 सदन पढ़ी है आपने, लोकसभा और आपने पढ़ी है 2 सदन। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य यहाँ जा सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य यहाँ जा सकते हैं, यानी कि
दोनों के सदस्य जो है यहाँ वहां जाकर अपना भाषण दे सकते हैं, ठीक है, और वोट नहीं डाल सकते। यानी कि जब भी कोई बिल पास होना हुआ, कोई भी बिल, तो उसमें वोट डालने की जब बारी आएगी तब लोकसभा के सदस्य लोकसभा में, राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में मतदान करेगा। आगे देखते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपका आज संसद से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और संसद आज कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 89, इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है। बहुत ही आईएमपी पॉइंट है। सभापति राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उप सभापति, जो कि सभापति राष्ट्रपति हुआ, उप सभापति राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक को उप सभापति चुनी रहती है। यानी कि सभापति तो राष्ट्रपति होता है, सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, किंतु उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही, मतलब कि राज्यसभा में 243 सदस्य हैं जो, उनमें से ही एक को चुनकर उपसभापति बनाया जाता है। अनुच्छेद 93 इसको समझते हैं हम। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है। यानी कि लोकसभा में उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा में खुद ही उन्हीं सदस्यों में से, 545 सदस्यों में से एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब समझते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष क्या होता है? यह अस्थायी अध्यक्ष होता है। जो कि प्रोटेम स्पीकर है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह निर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाता है। यानी कि जो भी सांसद जीत कर आए हैं, जिन लोगों को हम सभी ने जिताया है, उनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। यह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाते हैं। यानी कि प्रोटेम स्पीकर तब तक रहेगा जब तक कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन ना हो जाए। उसकी जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर की होती है। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। यानी कि जब प्रोटेम स्पीकर ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवा दिया है तो प्रोटेम स्पीकर हट जाएगा। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर जो है किसे बनाया जाता है, आपका क्वेश्चन होगा। वह लोकसभा में वरिष्ठ होता है। यानी कि लोकसभा का वरिष्ठ सांसद होता है जो काफी बार जीता हो। अभी फिलहाल में हमारे वीरेंद्र खटीक जी हैं, एमपी, जो कि टीकमगढ़ से आते हैं। टीकमगढ़ छतरपुर से आते हैं वीरेंद्र खटीक जी, जो कि प्रोटेम स्पीकर फिलहाल में बने हुए थे। अभी हमारे जो कार्यकाल शुरू हुआ था उसमें अब 2024 में हम देखते हैं किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वैसे तो वीरेंद्र खटीक जी वरिष्ठ हैं फिलहाल में। तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय।
आईएमपी नहीं है, इसलिए ज्यादा उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 99 संसदों की शपथ की चर्चा, यानी कि सांसद जो है हमारे, वो क्या शपथ लेंगे उसकी चर्चा है 99 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 100 किसी भी सदन की कार्रवाई चालू करने के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है, यानी कि सदन में 545 में से 1/10 सदस्य होने चाहिए, ठीक है, तब उसकी कार्रवाई चालू होगी। अनुच्छेद 107, दोस्तों आप सोच रहे होंगे 100 के बाद डायरेक्ट 107 क्यों आ गया? कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। 101 से लेकर 106 तक अनुच्छेद समाप्त हो चुके हैं, और वो भी आईएमपी नहीं है जो आपको पढ़ाना चाहूं। फालतू की चीज मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता, जो आपके एग्जाम के लिए आईएमपी नहीं है। जो आपके एग्जाम के लिए आईएमपी है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 107, किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन तथा पारित करने की विधियां। किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन तथा पारित करने की विधियां अनुच्छेद 107 में है। अनुच्छेद 108, इसमें संसद को संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, यानी कि दोनों संसद को संयुक्त अधिवेशन, यानी कि दोनों को एक साथ बिठाकर अधिवेशन, एक साथ बिठाकर चर्चा भी कह सकते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। ना प्रोटेम स्पीकर होता है, ना उपराष्ट्रपति होता है, ना हमारा लोकसभा का अध्यक्ष होता है। वो सभी लोग एक साइड बैठ जाएंगे सभी सदस्यों की तरह, और अध्यक्ष बनेंगे राष्ट्रपति। आगे देखते हैं अनुच्छेद 109, धन विधेयक पहले लोकसभा से ही प्रारंभ होता है, यानी कि जब भी हमारे देश को धन विधेयक की जरूरत पड़ती है तो वह लोकसभा से ही प्रारंभ होता है, और राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती, यानी कि राज्यसभा अगर इसको 14 दिन से अधिक रोके तो वह अपने आप पारित हो जाता है राज्यसभा से। अनुच्छेद 110, संचित निधि पर पारित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है, यानी कि जो भी हमारी संचित निधि है उस पर पारित होने वाला धन विधेयक, ठीक है, इसके द्वारा किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने का विधेयक कहा जाता है, यानी कि जो हमारा धन विधेयक होता है उसको हम किसी टैक्स को बढ़ाने या घटाने का विधेयक भी कह सकते हैं। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, आगे देखते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 कहता है हमारा, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, जो हम पिछले लाइन में देख के आए हैं उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यानी कि आपने कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है, अब वह जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक विधेयक लागू नहीं हो सकता। पहला है हमारा अत्यंत वीटो, इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर सकते हैं, यानी कि कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया लेकिन राष्ट्रपति को रद्द कर देंगे, उसको कहते हैं अत्यंतकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनः लौटा देंगे, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास पुनः लौटा देंगे चर्चा के लिए, क्या इस पर चर्चा कीजिए और कुछ सुधार की जरूरत है तो उसको सुधार कीजिए, फिर हमारे पास वापस भेजिए। अगर राज्यसभा और लोकसभा को लगता है इसमें कोई भी सुधार की जरूरत नहीं है तो राष्ट्रपति को मजबूरन उस पर साइन करना पड़ेगा, फिर उसको ना रद्द कर सकते हैं ना लौटा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है लास्ट जेपी वीटो। जेबी वीटो का मतलब है इसके द्वारा
राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते, ना ही लौटाते हैं। बहुत खतरनाक विधेयक वीटो हो जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति उसको ना ही रद्द करें, ना ही उसको वापस लौटाएं, उसको जीबी वीटो कहते हैं, और अपने पास रख लें। अब जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक वह विधेयक लागू भी नहीं हो सकता और कोई भी उसकी फोर्स भी नहीं कर सकता राष्ट्रपति को कि उसको वापस लौटाएं या रद्द करें। उसको कहते हैं जीबी वीटो। बजट। अब देखते हैं हम बजट को, जो कि अनुच्छेद 112 में है। कुछ ज्यादा अनुच्छेद हो जाते हैं बजट में, सभी को हम समझते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है दोस्तों, आप चिंता ना करें, लेकिन आपको आज संसद से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। देखते हैं बजट। वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में है, वित्त विधेयक। बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है। यानी कि जब संसद में बजट प्रस्तुत होता है, तब वहां के सदस्य इस बात की चर्चा करते हैं बजट में कि हमारे देश में कौन कौन से विकासात्मक कार्यों की को करना है। बजट में एक वर्ष के राजस्व तथा व्यय का चर्चा होती है, यानी कि एक वर्ष में हमारे देश में कितना धन आया और अगले एक वर्ष में हमारा व्यय कितना होगा। और वित्त विधेयक को आम बजट भी कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 113 प्राक्कलन। प्राक्कलन क्या होता है? बजट में किए गए घोषणाओं पर कितना खर्च आएगा, इस खर्च की चर्चा प्राक्कलन में किया जाएगा। यानी कि बजट में कितना खर्च आएगा किस किस चीजों पर, इसकी चर्चा प्राक्कलन में की जाएगी। अनुच्छेद 114 विनियोग। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाए, तब तक धन नहीं निकाल सकते। यानी कि संसद में जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता, तब तक धन नहीं निकाल सकते। इसी कारण संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है। यानी कि विनियोग पारित न होने पर हम धन नहीं निकाल सकते हैं, और इसी कारण संसद को राष्ट्रीय कोष का रक्षक भी कहते हैं। विनियोग विधेयक पारित करने के लिए सरकार को समय लगता है। ठीक है। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान। विनियोग कम पड़ जाने पर अतिरिक्त अनुदान नामक विधेयक से लिया जाता है। यानी कि अगर हमने कोई रोड बनाने के लिए विधेयक पारित किया है और धन कम पड़ गया है, ठीक है, तो अतिरिक्त अनुदान से हम उसमें धन दे सकते हैं। अनुच्छेद 116 लेखानुदान। सरकार काम को जल्दी प्रारंभ करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से कुछ एडवांस पैसा निकाल लेती है। यानी कि कोई काम अर्जेंट में करवाना हो तो लेखानुदान से सरकार पैसे निकाल सकती है, लेकिन कुछ एडवांस, ना कि पूरे वो विनियोग की सहायता से निकालेंगे। अगला अनुच्छेद है 117 वित्त विधेयक। आगामी वर्ष में किए जाने वाला विकासात्मक कार्य वित्त विधेयक कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। अनुच्छेद 118 लोकसभा अध्यक्ष
कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग-अलग कार्यों हेतु अलग-अलग सांसदों का एक ग्रुप बना देगा और उन्हें ग्रुप वाइज काम बांट देगा। इन्हीं ग्रुप को हम समिति कहते हैं। यानी कि आपने पहले भी सुना होगा, पंचायती राज मैंने आपको पढ़ा के रखा है, जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति, बहुत सी समितियां बनी थी हमारे पंचायती राज में, जिसमें से सबसे फेमस थी अशोक मेहता समिति, जिसके द्वारा पंचायती राज लागू हुआ था। तो ऐसे ही लोकसभा में वो लोग समितियां बना देते हैं सांसदों की, जो कि एक ग्रुप बना देते हैं और उनसे कहते हैं आप इस क्षेत्र में काम कीजिए, आप इस क्षेत्र में काम कीजिए, आप इस क्षेत्र में काम कीजिए। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में केवल हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग हो सकता है। आप देखिए, संसद में केवल हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग हो सकता है, लेकिन सभापति की अनुमति से आप क्षेत्रीय भाषा में भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है या आती भी है और आपको भाषण देना है आपको अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि आप बंगाल के हैं तो आपको बंगाली आएगी, सिंपल सी बात है। तो आप अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेंगे कि मैं बंगाली भाषा में बोलना चाहता हूँ, भाषण देना चाहता हूँ, जो भी अपनी बात है मैं रखना चाहता हूँ, तब अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे और आप शुरू कर सकते हैं। अनुच्छेद 121 संसद जजों के आचरण कार्य प्रणाली ईटीसी, यानी कि बढ़ चर्चा नहीं कर सकता। यानी कि जज ने कोई फैसला सुना दिया है तब उस पर चर्चा नहीं कर सकता संसद, और जजों के आचरण प्रणाली पर भी चर्चा नहीं कर सकता, किंतु उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। जजों पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी। यानी कि अगर संसद न्यायालय की जांच नहीं कर रही है तो न्यायालय भी संसद की जांच नहीं करेगा। संसद में क्या कार्रवाई हुई उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता। अनुच्छेद 123 लास्ट अनुच्छेद है हमारा आज का, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं लास्ट अनुच्छेद, राष्ट्रपति का अध्यादेश। आपातकालीन कानून की जरूरत हो तो राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं। अगर हमारे देश में आपातकालीन स्थिति आ जाए और उस समय कोई कानून की जरूरत हो तो राष्ट्रपति उस कानून को बना देते हैं, लेकिन वो अस्थायी कानून होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति ने कोई कानून बनाया, वह चाहे तो 1 दिन में वापस ले लें, वह चाहे तो 6 महीने में वापस ले लें। इसकी लिमिट भी दोस्तों, अध्यादेश की अधिकतम लिमिट भी 6 महीने होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।